एक ही समस्या सबकी सब जगह समान है, वह है प्रकृति से हमारी छेड़छाड़ जो भी उसके दुष्परिणाम आने शुरू होते हैं। और अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे सब बैठे हुए लोग ये भी मत मानिए कि आप इससे कतरा सकते हैं, क्योंकि अगर राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री बना और एक दूसरा कहीं से गया, उससे आपको मुझे कोई फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन इस बात से जरूर पड़ेगा अगर दिल्ली की हवा हद से ज्यादा बिगड़ गई या उत्तराखंड में बाढ़ पर बाढ़ आ जाए, चेन्नई भी ना बचे एक ऐसे समय पे जब बाढ़ की कोई कल्पना न करता हो और चेन्नई शहर डूब जाता हो, तो ये सबका सामूहिक चिंता का है। और उसके ऊपर भी आप में से कौन है जो पानी नहीं पीता? आप में से कौन है जिसे प्राणवायु नहीं चाहिए? मिट्टी एक अच्छी जिसमें अच्छा भोजन बने, हम सबको चाहिए। लेकिन अजीब सी बात है, अपना देश ने बड़े आंदोलन खड़े किए हैं। जहां से मैं आया हूं तो आंदोलनों की धरती है और छोटे छोटे आंदोलन तो वहां हमेशा होते रहते हैं। मैं भी कभी कभी पर्यावरणविदों से दुखी भी हो जाता हूँ कि हर जगह मत कूदो मित्रों, बाद में वरना अपनी ही पहचान बिगड़ जाएगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। पर कुछ बातें हैं जो आप सबको मुझे लगता है मुझे आपसे साझेदारी करनी चाहिए। देखिए, अभी पिछले 12-15 दिन से अखबारों की एक खबर जरूर थी कि COP28 और उसमें भी बड़ी उठक पटक चल रही थी और कई तरह की बातचीत थी, खींचातानियां थी। मैं तो बहुत सोचता हूं, मुझे निमंत्रण भी आता है पर मैं जाता नहीं, क्योंकि मुझे एक ऐसा मेला लगता है जहां सबको बोलना है और सबको नहीं सुनना है, सबको नहीं मानना है। तो उस भीड़ का हिस्सा कैसे बना जाए, इसलिए मैं तो वहां जाता नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ साझा करना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी गंभीरता होती है इस तरह की अंतरराष्ट्रीय बैठकों में। हमारे मंत्री जी भी जाते हैं, दुनिया भर के भी आते हैं, सभी लोग जाते हैं और कई तरह की बातचीत करते हैं कि COP28 है तो बाकी COP27 का हिसाब किताब भी जोड़ लिया जाए कि जब से ये COP होती है और हुई है, क्या हवा ठीक हो गई? क्या दुनिया का तापक्रम घट गया? क्या फ्यूल यूज खत्म हो गया? क्या अब अपनी नदियों को तेजों से नहीं खो रहे? जंगल हमारे खत्म हो चले? अगर ऐसा ना होता तो मैं COP28 को प्रणाम करता, COP29 की खुद भी तैयारी करता मैं जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं कि जितने वहां बैठते होंगे और जितने वहां आते जाते होंगे, बड़े अच्छे अच्छे घरों से होंगे। अब क्योंकि वहां पे तो स्टेट हेड्स होते हैं और वहां पे जाने का भी टिकट लंबा चौड़ा पड़ता है, तो ऐसे ही लोग जाते होंगे जिनके घर भी बड़े सुंदर होंगे, वहां भी AC होगा, उनके लिए भी बहुत कुछ होगा। लेकिन वो वहां पे जलवायु परिवर्तन की जब बात करते हैं, अपने अपने पे नहीं झांकते, क्योंकि अगर कहीं बहुत बड़ा हमारे इस जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण तो यह है कि हमारी जीवन शैली इसे स्वीकार्य, क्योंकि जब तक ये स्वीकार्यता नहीं आएगी, जब तक एक एक व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं करेगा जो प्रकृति के नियम है, कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट भी करिए। अगर आपने हवा ली, प्राणवायु ली है, आपने खाना भी खाया है, पानी भी आपको चाहिए, तो आपका दायित्व है कि आप इसे बचाएं और इसमें बचाने के लिए आगे आए। COP28 में इस बार भी वही हुआ जो हमेशा होता है, और कहते हैं बड़ा हिस्टोरियन है। मैं नहीं मानता, ऐतिहासिक है ये बात मानते हुए कि हमने फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करने के पहले वहां तक फेज आउट करेंगे, नियम बना देंगे, इससे नहीं होगा। लेकिन वहां झगड़े शुरू हो गए। OPEC वालों ने कहा भाई हम ऑयल का प्रोडक्शन नहीं रुकेंगे, हमारे तो पेट में लात पड़ जाएगी अगर हमने ऑयल नहीं प्रोड्यूस किया। और भारत नहीं कहता, और ये तो सत्य भी है कि जो अभी डेवलपिंग देश है, जो विकासशील देश है, उनके पास तो विकल्प तो है नहीं। बिना ये जो हमारा फ्यूल सिस्टम है, चाहे वो हमारे चूल्हे में हो, गैस हो, हमारी गाड़ियां हो, इनकी बात को लेकर दुनिया में बड़ा हल्ला मचा इस बात पर में भी। और ये माना गया कि चलिए कहीं स्वीकार लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, मीथेन भी थी, तो हमने भी माना है, भारत ने भी। और भारत ने क्लेम किया कि हमने 33% तो आज तक
कार्बन एमिशन कम कर दिया, लेकिन यूएनएफसीसी की रिपोर्ट ने यह बताया नहीं, 19 और 22 के बीच में 4.36% कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ ही है भारत में। ये आंकड़े बड़े भ्रमित किस्म के होते हैं, देश भी आंकड़ों में ही ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी हवा, पानी, जंगल आंकड़े नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूं कि आप और मैं सब सुबह उठ के प्रभु को प्रणाम करते हैं, भगवान जी प्रणाम है, कोई हनुमान जी का भक्त है तो विष्णु का, नरसिंह का है, माता को प्रणाम करते हैं, जो कभी दिखाई भी नहीं दी। तो बता दीजिए आप में से किसी ने भगवान के दर्शन किए हैं? लेकिन वही भगवान जो अपनी, जो किसकी शरण में रहते हैं, प्रकृति के, भगवान बद्रीनाथ बस गए ऊपर और केदारनाथ भी, ये जितने प्रभु हैं ये प्रकृति के शरण में ही रहे। और मित्रों सच बात तो ये है कि जो दिखाई नहीं दिए उनको हम हमेशा प्रणाम करते हैं, और जो दिखता है हमें पर झांका नहीं। ये हवा आपको दिखती है, महसूस करते हैं, आप सांस रोक के देख लीजिए जरा 5 मिनट, पता चल जाएगा सबसे बड़ा भगवान यही है। तब नहीं आएंगे शंकर बजाने के लिए अगर 5 मिनट आपकी नाक बंद कर दी जाए तो। ऐसा ही आपके पानी को लेकर है, नदियों को लेकर जो दिखाई देती है, पर आप उन्हें प्रणाम नहीं करते। नाटक बताओ, गंगा के पास जाएंगे, यमुना की बात करेंगे, लेकिन दिल्ली सबसे बड़ा परिचय है, देश की राजधानी, पार्लियामेंट, सारे के सारे यहाँ, और यमुना काली पे काली होती गई। यहाँ पे यमराज की सही बहन दिखती है। और आप और दिल्ली वालों का भी सबसे बड़ा परिचय वही है। अब दिल्ली में आप और मैं बैठते में आते हैं, दिल्ली का वायु प्रदूषण दुनिया की सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। आप लोग कितने सड़कों पर उतरे, सड़कों में तो आप उतरे हुए हैं गाड़ियों से, घूमने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, लेकिन आप सामूहिक रूप से क्यों नहीं खड़े हुए? क्या कारण हो सकता है? तो फिर कोर्ट भी हार गया, कहते कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पटाखे मत छोड़ो, ये न करो, सो करो, और वही की वही ठाक के 3 पार, इससे हम मिले नहीं। और 28 में क्या हुआ था? हमारे तो प्रतिनिधि है वो सब। और 28 में दुनिया में ये हमारे प्रतिनिधि है। कॉप 28 में 7 रूल के साथ, और फ्यूल कम करेंगे, और एक जो कभी नहीं हुआ और पहले कॉप से लेके आज तक पेरिस एग्रीमेंट में एक कॉमन फंड बनना चाहिए। अब कॉमन फंड ये होगा जो बेचारे विकासशील देश हैं, जिनको आज बाढ़ सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है, वो तो प्रकृति है भाई। अमेरिका के पास होगी मिसाइल, लेकिन प्रकृति पे नहीं चला सकता, बाढ़ वहां भी आ रही है, जंगलों की आग लग रही है वहां पे भी, क्या कनाडा, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि प्रकृति किसको क्षमा नहीं कर सकती, प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन वही प्रकृति है। कोविड में जब मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद हो गए थे, तो प्रकृति ने आपको प्राणवायु दी, हवा तो ली ना आपने, चक्कर लगा रखा होगा मुंह में, बात दूसरी है, पर जान तो प्राणवायु से ही बची थी, खाना भी मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था। ये प्रकृति है असली मां, ये पृथ्वी है। तो शायद अब कुछ बड़े फैसले भी होने चाहिए। मैं यहां पे ये भी कहने के लिए आया हूं कि आप बताइए कि आपके पास किसके पास कितना पैसा बैंक में है, आपको पता है। एफडी भी कितनी बनी होगी, मकान कितने का बनाया था और आज उसकी कीमत कितनी है, सारा अकाउंट मेंटेन। क्या आपके पास ये मेंटेन है? ये आप आने वाले समय में, आप और आपकी आने वाली पीढ़ी प्रकृति के इन दर्द को जो झेलने जा रही है, कितने दिन हवा, मिट्टी, जंगल, पानी बचा है, कितने बचे हुए हैं, कोई काउंट मतलब ही नहीं। अपना पर्स देखना है, या ज्यादा पेट देखना है, प्रकृति को नहीं देखना। अब आप बताइए कि कोई अकाउंट अब कॉप में झगड़ा होगा, नीचे जा रहे हैं कि नहीं साहब हम तो फ्यूल नहीं कम करेंगे, और सच बात भी है, उनका कहना विकासशील देश, विकसित देश कह रहे हैं, आजकल भाषण देते हैं, नहीं आप लोग, हमने जो गलती कर दी आप मत करिए, इसलिए आप विकासशील जो देश है वे बेहतर तभी हो पाएंगे जब वो अपने हिस्से के तथाकथित विकास पर ढक्कन लगा दें। अब बताइए कौन तैयार ढक्कन लगाने के लिए? हम मेरे पहाड़ की कहानी समझ लो, या हिमाचल, या दूसरी दुनिया के किसी भी कोने की, सब अपने हिस्से का विकास तो चाहते हैं, तो इसमें कैसे लगेगा?
एक बात बड़ी साफ है कि वो संभव ही नहीं, तो बेकार चलता रहेगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि समझदारी तो यही कहती है कि हम कम से कम ये तो जान लें कि ये विकास कितने दिन हमारे साथ रहना है, और अगर ये रहना है और रखना है तो हमें और कौन से बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हमारे पास कौन सा आंकड़ा है। जीडीपी का नाम तो आपने सुना होगा, तो यहाँ पे जेल के लोग होंगे तो वो भी तब करते होंगे कि कितना जीडीपी में उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है, और सबसे बड़े तो शहरी कहते होंगे। और सच की बात तो यह है कि जीडीपी बीडीपी बाजी तो भैया शहरों की होगी, बड़े बड़े अमीरों की, परिवारों की होगी। हमारा तो कोई लेना देना नहीं है जीडीपी से। या मेरा गांव हो अपना माणा का बगल वाला या केदारनाथ उत्तराखंड या अल्मोड़ा के पास, उनका क्या मतलब है जीडीपी से, आप बता दीजिए। अगर जीडीपी देश की बहुत तेजी से आगे जा रही है तो उनके पल्ले क्या पड़ रहा है, उनके पल्ले बाढ़ पड़ रही है, उनके पल्ले आग लगी है जंगल में, वो पड़ रही है। तो कुछ समझने का समय है कि वो जो जीडीपी है वो बड़ी अत्याचारी भी है। तो इसलिए अत्याचारी है कि देखिए, जब नदियों में पानी खत्म हुआ, जब आपके धारे सूख गए, वो जीडीपी में नहीं दिखाई देता। तो जीडीपी में चार चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस। इस चार के चारों तरफ वो जीडीपी चलाई जाती है। आप बताइए कि वो जीडीपी में जंगल जो कट गए उनका हिसाब आता है जीडीपी में? नहीं आता। अगर नदियों का पानी, कोसी का पानी कम हो गया तो क्या उसके हिसाब में आता है? जीडीपी में दिखाई देता है कि कोसी का पानी खत्म हो गया? क्या मिट्टी जहरीली हो गई, क्या वो कोसी में दिखाई देता, जीडीपी में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। जंगल कट गए सो नहीं दिखाई देते, आग लग गई कितने नुकसान हो गए, जीडीपी में नहीं आता। और जीडीपी में क्या आता है भाई? बड़े बड़े हमारे देश के उद्योगपतियों ने, जिनको माना कहा जाता है कि 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है जीडीपी में। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी जीडीपी जो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी। अब दिल्ली की हवा इतनी बिगड़ी हुई है, ये सब कुछ बिखरा हुआ है। अब दिल्ली सरकार से पूछो आपकी जीडीपी क्या है, इस हवा का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन जीडीपी से सब कुछ तो आ गया, और मैंने जैसे कहा हवा, मिट्टी, जंगल, पानी का नहीं है, लेकिन कौन सा हिस्सा आता है? जब पानी मरने लगा, गंदा होने लगा, पीने लायक योग नहीं हुआ, तो पानी का व्यापार खड़ा हो गया। जितना व्यापार बढ़ाइए उतनी जीडीपी बढ़ गई। किस नदी से आया, किस धारे से आया, किस कुएं से आया, जब ये वहां खत्म हुआ तो जीडीपी में नहीं था, लेकिन व्यापार बोतल का बढ़ गया। दुनिया का सबसे फास्ट कैचिंग बिजनेस इज वाटर। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरा, जब क्वालिटी ऑफ वाटर खराब हुआ तो भी पानी की बोतल आ गई, और फिर क्वालिटी पानी की बोतल खराब हुई, हमारा पेट खराब है, हमारी तबीयत खराब हुई, तो हम अस्पतालों में गए, हमने दवाई खाई तो जीडीपी बढ़ गई। ये जीडीपी बढ़ा दी। हवा खराब हो गई, हवा ठीक करने के लिए एयर प्यूरिफायर बाजार में आ गए, वाटर प्यूरिफायर आ गए, इनसे जीडीपी बढ़ जाती है। लेकिन जब खराब होते हैं जीडीपी में नहीं आता। मिट्टी को देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर, वी आर थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो। मिट्टी खत्म हो रही थी, जीडीपी में नहीं आती। लेकिन जब जहरीली हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर से, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि न हो हमारी इकोनॉमी, मेरी व्यक्तिगत, लेकिन मैं ये तो चाहूंगा ना, मैं कम से कम बेहतर रूप से जिंदा हूं। इसलिए एक समय आ चुका है कि हमारी इकोलॉजिकल अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। हम बताएं कि अगर जीडीपी बढ़ी तो भाई एक पैरेलली ये भी बता दो कि जीईपी कितनी बड़ी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, मतलब इस साल कितने जंगल बढ़ाए, क्वालिटी क्वांटिटी, कितनी सॉइल ऑर्गेनिक की, तो कितना आपने पानी, जो दुनिया का कोई भी पानी का स्रोत रेन होती है, वो हिमखंड बन रहे हो, चाहे धारों में, नदियों में, कहीं पे भी अगर कुछ जा रहा हो, सोर्स होता हो, वो मात्र और मात्र इस बात पर है कि वर्षा के पानी का स्रोत होता है नदियों में, हवा में, पानी के लिए।
तो अगर पानी नदी नदी में, धारों में, तालाबों में, सब जगह अगर वर्षा का पानी स्रोत है तो हमने कितना पानी जोड़ा, कितना पानी बेहतर किया, ये हिसाब किताब हो। क्योंकि कम से कम हम जब इकोनॉमी जीडीपी के लिए पगलाए फिरते हैं, जो जहान बनाता है तो आपको तो जान बचानी है ना। तो इसलिए आपको सकल पर्यावरण उत्पाद या जीडीपी जैसे सूचक के लिए भी तब्दील होना होगा। हमने कोशिश की है, उत्तराखंड में हमें हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा, अंततः स्वीकार्यता आई। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो हमारे देश के अंदर भी और दुनिया में भी है, कौन कैसे वो इक्वेशन बने जो जीडीपी निकाले, तो हमने उसमें करीब 6-7 साल लगे। लेकिन ऐसी इक्वेशन जो कम से कम ये बांध सके कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ये है तो इकोलॉजिकल ग्रोथ क्या है, जीडीपी की इक्वेशन ये है तो जीडीपी की इक्वेशन क्या है। लेकिन अच्छी बात खबर ये है कि हम चाहते थे कि इसमें अपने देश को सम्मान मिले कि हमने जीडीपी वेस्टर्न कंट्रीज की देन है, अमेरिका की, जहां से जीडीपी का फॉर्मूला निकला। जीडीपी का फॉर्मूला हमने उत्तराखंड से निकाला है और ये अंतरराष्ट्रीय एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस मैगजीन है, उसका नाम है इकोलॉजिकल इंडिकेटर, जिसका इम्पैक्ट 7 नंबर है। अगर सोसाइटी क्या बैठे होंगे, उन्होंने इस पेपर को छाप दिया और उन्होंने कहा इट्स ए न्यू पैराडाइम ऑफ इकोसिस्टम ग्रोथ। और डाउन टू अर्थ मैगजीन आपको ज्यादा यहाँ पे रहने के हम जानते हैं, डाउन टू अर्थ में भी वो अब आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि अब हमने उत्तराखंड की कोशिश कर ली, हमने कोशिश इक्वेशंस की कर ली, और ये सब कुछ जब कुछ होगा तो हवा, मिट्टी, पानी पर या तो मात्र हम उत्तराखंडियों का अधिकार हो कि हमने देश को इक्वेशन दी, आपको भी पानी की। तो इसे लगता है कि सामूहिकता इस विचार पे होनी ही चाहिए, क्योंकि सवाल आने वाली पीढ़ी का है, हमारे बच्चों का है। और इसलिए अब जीडीपी तो सबके पल्ले पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जीडीपी सबके पड़ेगी, क्योंकि कोई पेड़ ये नहीं कहेगा कि मैं आपको हवा नहीं देता, कोई नदी ये नहीं कहेगी आप मेरा पानी नहीं पी सकते, कोई हवा आपको रोकेगी नहीं, मैं सांस हिंदू को दूंगी, मुस्लिम को दूंगी, या क्रिश्चियन को दूंगी, या किसी और को दूंगी। उत्तराखंड हिमालय है और ये कैचमेंट है तमाम तरह की नदियों का, तालाबों का, कुओं का, सबका कैचमेंट जो हिमालय है। इसलिए हमने क्या किया कि हमारी नदी जब सूख गई तो हमारा तनाव ये बढ़ा कि इस नदी में पानी कैसे आना चाहिए। हमने कहा कि हम एक तौर तरीका जो कि हमेशा कहा जाता है कि आप जंगल लगाइए आ जाएगा, तो जंगल लगाने में लगने से 12 साल तक हमने मर जाना था, पानी का अभाव था। तो हमने क्या किया कि उस पूरे 1 हेक्टेयर में 300 वाटर होल बनाए, एक वाटर होल 1 क्यूबिक मीटर। क्योंकि एक बात वहां पर मुझे समझ लेनी चाहिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मेंबर हूं, मैंने वहां भी कहा पहले पानी आया कि पेड़ आया, पहले पानी आया, अगर पानी पहले आया तो फिर प्रकृति को मत छोड़ो, तुम कौन हो तो जंगल लगाने वाले, जंगल तो प्रकृति की देन है, बताइए कौन सा जंगल लगाया है हमने, हम तो उनको बचा रहे जो बचा भी कहा है, उनको भी खा दिया हमने। तो अभी एक सरल तरीका है कि प्रकृति का पालन करो, प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए अब आगे बढ़े। हमने कहा पानी पहले आया, पेड़ बाद में, तो हमने जल छोटे छोटे वाटर होल बना दिए 1 मीटर में, बड़ा साइंटिफिक, 1 बारी 2 बारी सारा पानी नीचे, आपको अच्छा लगेगा। 1 साल के बाद उस नदी की वापसी होगी, और ये वापसी पानी की तो हुई, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि प्रकृति को हम अभी नहीं समझे, चंद्रमा में पहुंच गए, मंगल में समझ हो गया, पर अभी पृथ्वी को नहीं समझे। तो हमारी सोच है इस तरह की। पानी आया, मॉइस्चर बना रहा पूरी, उसमें हरे पौधे आए, वहां कभी सरफेस फायर नहीं लगी। आज 12 साल हो गए हमें तो, और जो पत्तियां थी उसको हटा के कंपोस्ट बनाती गाँव के लिए, यह परंपरागत होता था हमारे, पत्तियां हटाए जानवरों के नीचे रखते थे, कैटल में, उसी में वो सब कुछ करते, वो हमारे खाद बन गए। उसके बाद जो बड़ी बात थी, प्रकृति ने अपना वृक्ष पैदा करने शुरू कर दिए जो प्रकृति को मंजूर थे, मनुष्य को जो मंजूर थे वो एक किनारे, वहां पे बेस्ट रीजनरेशन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पृथ्वी आपकी मेरी है, मनुष्य की,
आपको अच्छा लगेगा जान के कि वहां अब बाघ भी है, हिरन भी है, 44 हेक्टेयर का लैंड है और खरगोश भी आ गए, सुअर भी आ गए, सब आ गए और ये पूरा कुरबा बन गया। अरे उनका भी एक प्रकृति के प्रति योगदान है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आपका ये जल सुविधा है, क्योंकि पानी आपने नदी नीचे दिखा दी संकट में है, अगर आप वो भी काम महिलाओं से, क्योंकि आपका कैचमेंट, आपका गांव, आपकी नदी, इन सबको भी जोड़ेंगे तो शायद और बड़ा प्रयोग आने वाले समय में बनेगा। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, कभी आप हमारे यहाँ आइएगा। मैं इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रणाम और धन्यवाद।